चाहता हूँ। हमारे नेता राहुल गांधी जी 2 जगह से आए हैं। कानून के तहत उनको एक सीट वेकेट करना पड़ता है और एक सीट पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और वो कल लास्ट डेट रहने की वजह से आज हम बैठ के सभी ने पार्टी ने ये तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से, और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों का भी कहना है और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे। और इससे महत्वपूर्ण जो है, जो वायनाड सीट पे वो लड़े हैं, वहाँ के लोगों का प्यार भी उनको मिला। वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि राहुल जी वायनाड सीट पे रिटेन कर लें। लेकिन कानून क्या हो गया? कानून इसके लिए इजाज़त नहीं देती। इसीलिए वो बड़े दुख के साथ, बड़े सोच समझ के हमने तय किया कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारी बात को उन्होंने रखी है और माना है उन्होंने। इसीलिए मैं आपके सामने आके डिक्लेयर कर रहा हूँ कि दोनों, एक तो रायबरेली सीट रहेगी और वायनाड में भी प्रियंका जी रहने से वहाँ के लोगों को भी एक हिम्मत मिलेगी कि राहुल गांधी जी यहाँ से छोड़े तो भी, वो छोड़े तो छोड़ के तो जाने वाले नहीं है, छोड़े तो भी प्रियंका जी उन्होंने एक स्लोगन दिया है। यूपी में जब ये हाथरस का ये हादसा हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो वो लड़की लड़ सकती है वहाँ से। और हमारे पार्टी की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बहुत कठिनाई में भी उन्होंने हमारा साथ दिया। और मैं बहुत ही उनका आभारी भी हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी कोशिश करके एक तो उत्तर प्रदेश में बहुत सी जीत दिलाई, दूसरे जगह जो हम खोए हुए सीट थे अमेठी, उसको पुनर्जीत उन्होंने किया। और राहुल जी के सीट पे भी उन्होंने बहुत मेहनत की और वो भी हमको जिताए। तो जीत बहुत उनके हाथ में है, इसीलिए ये दोनों काम हम करने जा रहे हैं। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। रायबरेली का पुराना रिश्ता है। काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूँगा। The last 5 years as member of Parliament of Wayanad have been a fantastic experience. The people of Wayanad stood with me. The people of Wayanad gave me love and affection. Every single person, regardless of party, they gave me energy to fight in a very difficult time. So I will never forget that. I want everyone in Wayanad to know that Priyanka is going to fight the election in Wayanad, and I'm going to be available to the people of Wayanad, and the commitments that I have made, we will stand by them and we will try and deliver all those commitments. I'm confident she's going to win the election and she's going to be a very good representative for the people of Wayanad. My doors are always open for you throughout the rest of my life, and I love every single person.
I'm very happy to be able to represent Wayanad, and all I'll say is that I won't let them feel his absence. भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूँगी, और जैसे उन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे, और वायनाड दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से जो आज अत्यंत दर्दनाक दुर्भाग्यपूर्ण रेलवे एक्सीडेंट हुआ है जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में 15 जिसमें लोगों की जानें गई और बहुत लोग जिसमें घायल हुए हैं। हम श्रद्धांजलि देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को अपने परम चरणों में स्थान दे, उन परिवारों को इस दुख की घड़ी का सामना करने की शक्ति दे, और सभी जो घायल हुए हैं उनके हम स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पिछले 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में जो वृद्धि हुई है वो स्पष्ट रूप से केंद्रीय सरकार के कुप्रबंधन का और उपेक्षा का, रेलवे के मामले में उपेक्षा का नतीजा दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से आए दिन यात्रियों के जान माल का नुकसान हमारे देश में हो रहा है। आज की दुर्घटना इसी वास्तविकता का एक उदाहरण है। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम इस भयावह नजरअंदाजी पर सवाल उठाते रहेंगे और संसद में भी सरकार से जवाब मांगेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी ने जैसा कि अपनी स्टेटमेंट में कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता उनसे ये अपील करी है, उनसे अधिक से अधिक राहत कार्य में कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना योगदान दें, ऐसा कांग्रेस पार्टी संकल्प लेती है। आज से ठीक 1 साल पहले इसी जून के महीने में 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर में भीषण रेल हादसा हुआ था। करीब 300 लोगों की मौत हुई थी, 900 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल और जख्मी हुए थे। आज पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस पर मालगाड़ी ने ठोकर मार दी, 15 से 20 लोगों की मृत होने की अभी तक खबर आ चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि पिछले 1 साल में क्या बदला है? क्या किया गया पिछले 1 साल में कि रेल सुरक्षित हो? क्या किया गया कि यात्री को यह ना लगे कि वो गंतव्य तक पहुंचेगा या उसकी लाशार्थी गंतव्य तक पहुंचेगा? असल में तो असलियत यह है कि 2014 से अभी तक क्या किया गया। 2014 से 2023 तक सरकारी आंकड़े, क्योंकि असल आंकड़े इससे बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए पूछ रही हूं। 2014 से 2023 तक, मार्च 31, 2023 तक इस देश में 1117 ऐसे रेल हादसे हुए जिसमें जान और माल का नुकसान हुआ। मतलब हर महीने 11 हादसे, मतलब हर तीसरे दिन पर लगभग एक हादसा हो रहा था। बड़े बड़े हादसे देखे इस देश ने। गोरखधाम एक्सप्रेस का हादसा देखा, इंदौर पटना एक्सप्रेस का हादसा देखा, पुरी उत्कल एक्सप्रेस का हादसा देखा, कैफियत एक्सप्रेस का हादसा देखा। हजारों लोग मौत के घाट उतर गए। तो सवाल यह है कि रेलवे को सुरक्षित करने के लिए क्या किया गया और इसकी जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है? किससे यह देश पूछे कि आज रेलवे सुरक्षित क्यों नहीं है? आज पटरियों पर दंदनाती जिन गाड़ियों पर हमें विश्वास था कि वो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान सुरक्षित पहुंचा देंगी, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? बड़ी बड़ी बातें करी अश्विनी वैष्णव ने, कवच प्रणाली आ रही है, एक ट्रैक पर 2 ट्रेनें चल रही होंगी तो पीछे वाली ट्रेन पर ब्रेक लग जाएगा, इत्यादि इत्यादि। कहां है वो ब्रेक? क्यों नहीं लगा एक दूसरी ट्रेन पर? क्यों कंचनजंगा में जाकर ट्रेन भिड़ गई? ये किस तरह के झुंझुने इस देश को दिए गए? क्या समझते हैं आप रेल के बारे में? रेल आवागमन का वो साधन है जो सबसे गरीब, निम्न मध्यम वर्ग के लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो सस्ता साधन होता है।
देश के एक छोर को दूसरे छोर से रेल की पटरियां, रेलगाड़ी जोड़ती है। विश्वास है लोगों को कि रेल में बैठकर हम कहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन आप तो जमीनी हकीकत से इतने कटे हुए कि आपको पता ही नहीं है रेल की भूमिका। अपनी स्वेच्छा से लोग गाजर मूली की तरह तपती गर्मी में बैठकर रेल में चल रहे हैं। टॉयलेट में बैठने को रेल में लोग मजबूर हैं। क्या किया है आपने रेलवे के साथ? किराया महंगा कर दिया, प्लेटफॉर्म के टिकट में महंगा करके आग लगा दी, आपने पैसेंजर ट्रेनें कम कर दी, ट्रेन घंटों घंटों लेट चल रही। ये सब एक बात है, कंसेशन खत्म कर दिए, ये सब एक बात है। दूसरी बात है, रेल की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। रेल की सुरक्षा के साथ वो खिलवाड़ किया गया कि कोई सबक ही नहीं सीखते आप। 300 लोगों की मौत हो जाती है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप रील बनाने में ज्यादा व्यस्त हैं। अश्विनी वैष्णव जी को रील बनाने का बड़ा शौक है। रेल मंत्री से ज्यादा वो रील मंत्री होने चाहिए भारत सरकार में। 2 टेसू बहाकर रील मत बनाइएगा, जैसे बालासुर के वक्त बनाई थी। इसलिए मत बनाइएगा क्योंकि ये देश खून के आंसू रो रहा है अपने लोगों को खोने के बाद। आप पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल की उस जगह पर जहां पर रेल हादसा हुआ है। चाहते तो गाड़ी से भी जा सकते थे, लेकिन वीडियो का आपको शौक है, आप बाइक पर बैठ के पहुंचे, जूम जूम करते हुए। बड़ी अच्छी बात है। कैसे लाइएगा उन लोगों को वापस जो इस भरोसे से बैठे थे कि हम अपने गंतव्य पहुंच जाएंगे, लेकिन स्वर्ग सिधार। प्रधानमंत्री को तो डोमेस्टिक मामलों पे ना बोलने का मन है, ना उनके पास फुर्सत है, वो पता नहीं कहां मशगूल है। आप तो बोलिए, जवाबदेही किसकी है भारतीय रेल के लिए? भारत में ऐसे मंत्री हुए हैं जिन्होंने नैतिक जिम्मेदारी रहते हुए अपने पद छोड़े हैं, उसमें तमाम रेल मंत्री भी शामिल हैं। ऐसे तमाम लोग हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी, नीतीश कुमार जी, जॉर्ज फर्नांडिस, मधु दंडवते, माधवराव सिंधिया, ममता बनर्जी, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पद छोड़ दिया। लेकिन आप तो कुर्सी से ऐसे चिपके कि देश त्राहिमाम कर रहा है, रेल में बैठा हुआ यात्री आशंकित है, आप रील बनाने में ही व्यस्त हैं। अरे आप बुलेट ट्रेन लाइए, आप 50 और वंदे भारत ले आइए, लेकिन जो नॉर्मल ट्रेन है जिस पर पैसेंजर बैठकर देश के एक छोर से दूसरे छोर जा रहा है, उसको तो सुरक्षित करिए। उसकी सुरक्षा का क्या इंतजाम है? आज तो लोग ये पूछेंगे बात। असलियत यह है कि एक के बाद एक मंत्री इतने चरण चुंबन में व्यस्त रहता है कि उसको ना तो अपने डिपार्टमेंट की फिक्र है और ना इस देश के प्रति वो जवाबदेह है। हर तीसरे दिन पर एक रेल हादसा होना नरेंद्र मोदी की नाकामी है, विफलता है, अक्रमणता है और सबसे ज्यादा असंवेदनशीलता है। अगर रील बनाने से फुर्सत मिल जाए ना अश्विनी वैष्णव जी, तो थोड़ी रेल के बारे में चिंता कीजिए। इस रेल में गरीब चलता है, मजदूर चलता है, किसान चलता है, युवा चलता है, महिला चलती है, और वो ये आशा से और उम्मीद से चलते हैं कि वो जिस स्टेशन से चले हैं अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपके चलते वो हो नहीं पा रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिन से तमाम अखबारों में, खबरों में एक बात आ रही है कि फौज का इंटरनल सर्वे सेनाओं में किया गया है, जिसमें अग्निपथ योजना के बारे में बहुत सी खामियां, हमारे देश की सेनाएं बहुत सी खामियों का सामना कर रही हैं, और इन खामियों को किस तरीके से ठीक किया जाए उसके बारे में अलग अलग अटकलें इन जो इंटरनल सर्वे, जो आर्मी का इंटरनल सर्वे जिसको कोट करके सारे अखबारों ने ये अपनी खबरें प्रकाशित करी हैं, उसमें कुछ बातें निकल के आई हैं कि जिन कदमों पर मंथन किया जा रहा है कि ऐसे कदम उठाए जाएं कि अग्निपथ योजना की जो खामियां हैं उनको, त्रुटियों कैसे दूर किया जाए, जिसमें उदाहरण के तौर पे कहा जा रहा है कि 4 साल से बढ़ाकर अग्निवीर का टेन्योर 7 साल किया जाएगा, या 25% रिटेन करने की बजाय 60 से 70% अग्निवीरों को रिटेन किया जाएगा, या जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 24 हफ्ते से बढ़ाकर 37 से 42 हफ्ते किया जाएगा। ये 3 बातें निकल के आ रही हैं खामियों के अलावा कि ये ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं, इन पे मंथन हो रहा है। तो सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्पष्ट करना चाहती है कि ये स्कीम, अग्निपथ योजना, अग्निवीर भर्ती की योजना, पहले दिन से हम कहते रहे हैं कि पूर्णतः ये योजना ना देश हित में है, ना देश की फौज के हित में है, ना देश के नौजवान के हित में है, ना देश की सुरक्षा के हित में। और हमारी पहले दिन से मांग रही है कि इस योजना को रोका जाए और फौज की पक्की भर्ती दोबारा से शुरू करी जाए। और ये जो
पार्शल रोल बैक की जो ये बातें आ रही हैं मीडिया में, हम इस तरह के अगर कोई सुझाव आ रहे हैं तो हम उनको रिजेक्ट करते हैं। सरकार इस योजना की खामियों को स्वीकार करते हुए अपनी गलती स्वीकारे और पूर्णतः इस योजना को वापस लिया जाए पूरी तरीके से। और पक्की भर्ती जो अग्निपथ योजना 2022 से पहले होती रही देश की फौज में 1947 से लेकर 2022 तक, उस पक्की भर्ती को पूर्ण रूप से दोबारा से शुरू किया जाए। ये आधी अधूरी जो बातें चल रही हैं, इनसे काम चलने नहीं वाला। ये एक योजना देश की फौज के लिए बड़ी घातक योजना साबित हुई। ये रिपोर्ट्स बता रही, आपने देखा होगा, आपके बहुत से अखबारों ने उन रिपोर्ट्स को प्रकाशित किया है। वो सारी बातें सत्य साबित हुई जिन बातों को लेकर हमने आपके बीच में बार बार इस सरकार को आगाह किया था जब ये योजना सरकार लेके आई थी। ईवीएम का एक गंभीर मामला सामने आया है। मुंबई में एनडीए के कैंडिडेट रविंद्र वायकर के रिश्तेदार का मोबाइल फोन ईवीएम से कनेक्ट था। एनडीए के इस कैंडिडेट की जीत सिर्फ 48 वोट से हुई है। ऐसे में सवाल है कि आखिर एनडीए के कैंडिडेट के रिश्तेदार का मोबाइल ईवीएम से क्यों कनेक्ट था? जहां वोटों की गिनती हो रही थी, वहां मोबाइल फोन कैसे पहुंचा? सवाल कई हैं जो संशय पैदा करते हैं। चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए।